अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 जून बरोज़ जुमा सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। हालिया जो पेट्रोलियम कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफ़ा हुआ है 21 दिनों में। क्या कह रहा हूँ मैं? 21 दिनों में डीज़ल की कीमतें 119 रुपये। बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं आप कौम को? जस्टिफिकेशन दे दें किस बुनियाद पर या पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ना ओगरा का कोई निज़ाम अपने अवेलेबल है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी के तहत कैसे कीमतें आप बढ़ा सकते हैं? या तो इसे फ्री आप डीलिंग कर दें, जो दिल करता है कीमतें बढ़ा। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने हाथ में रख रही है तो मैकेनिज़्म बताएं। इट इज़ बेसिकली एन एसेंशियल कमोडिटी इन माई ओपिनियन। 119 रुपये जो है ना पेट्रोलियम की कीमतें, ये चैलेंज कर दिया। और पिछले दिनों का ये पहले 30 रुपये फिर 30 रुपये बढ़ाना वो भी साथ रखा है। अदालत से एक इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है, एक आइनी दरख्वास्त यहाँ चल रही है। तो इसलिए ये सारे मामले जो है ना अदालतों के सामने रख दिए जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से। और ट्विटर पे शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि उसके असरात से खूबी से वाकिफ़ हूँ। PTI के IMF माहदे के बायस कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं। IMF और PTI माहदे की तफसीलात जल्द पर जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। IMF से बदतरीन माहदा करने वालों को सच का सामना करने के लिए हिम्मत है या नहीं? कौम को कर्म में डालने वाले को कैसे मासूम बनाकर पेश कर सकते हैं? हमें नहीं मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। अच्छा नहीं लगता इस बात को। ये तो 2019 का है। बकौल मरियम नवाज़ जब आके कल अपील के केस के बाहर आके जो बात की उन्होंने, झूठ की भी एक हद होती है। अच्छा ये 2019 में किया था तो पेट्रोल आप 2019 से अब मम बने बैठे रहे हैं आप लोग। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 आ चुका है। और ये जून तक का टारगेट था शौकत तरीन ने जो दिया था कि सब्सिडी को मैनेज करके ये पेट्रोल की कीमतें नहीं। आपने किस बुनियाद पर 119 रुपये कीमतें बढ़ाई हैं? ये समझा दें ना। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी को गैर ज़रूरी एडवांटेज दे रहे हैं, आप बाकी लोगों को बहुत से फ़ायदे दे रहे हैं। कीमतों का मैकेनिज़्म तो ले आए सामने। IMF के चक्कर में मत डालें कौम को। कौम बेवकूफ़ नहीं है। यानी आपने 21 दिनों के अंदर 119 रुपये कीमत बढ़ा दी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अगर पेट्रोल अगर डॉलर भी अगर बढ़ा है उसको भी अगर सामने रखे तो जवाब नहीं है आप लोगों के पास इस बात का। और मैं बार बार चैलेंज करता रहता हूँ, बताएं ज़रा कौम को किस बुनियाद पर आपने ये सारा कुछ किया है? जस्टिफिकेशन देना इस बात की। मजबूरन मैं चला रहा हूँ, एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। सुने वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में। ये हमारे को रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने। ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। आज गाड़ियां जली है, कल हम रेलवे बंद करेंगे, अपने बच्चे लेके आएंगे वहाँ पर। ये हमारा रोजगार है। हम कहाँ जाए? भीख रोजी है बच्चों की जो हमारे रोड पे लेके आए हमें। मैं आला काम से कह रहा हूँ, ये हमने तुम्हें इसलिए मुंतखब किया था। और मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो फॉरेन फंडिंग का नाम गलत दे रहे हैं। इट इज़ बेसिकली ममनुआ फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग। फॉरेन फंडिंग में तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। वो आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसका इतलाक होगा। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना ऑर्डर 2002 के सर्टन सेक्शंस हैं और सर्टन प्रोविजंस हैं, वो उसका इतलाक है। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिलान ने जारी किया और इम्तियाजी सलूक से रोकने की इस्तदा की थी। तमाम सियासी जमातों के खिलाफ रोज़ाना की बजाय कार्रवाई करने के लिए मज़ीद हदायत भी मांगी गई है। अपील कुनिंदा और दीगर सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के तहत की गई है। 2014 से ज़ेर इल्तवा जाकर दीगर सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई बाद में शुरू की गई। स्टेट बैंक के साथ दीगर 3 सियासी जमातों के बारे में मालूमात तलब की गई।
तवक्को है कि इन केसेस की जांच पड़ताल की जाएगी। ये अमल मुनासिब वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। अपील कुंदा के मामले में स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस मरहले पर कश्मीर कमीशन मज़कूरा रिपोर्ट पर गौर कर रहा है। अभी तक इस पर गौर करना है कि आया 2002 के रूल्स के कायदा 6 के तहत शोकास नोटिस जारी करने के लिए कोई केस बनाया गया। तो यहाँ से आप समझ लेना, अपील कुनिंदा ने कमीशन के सामने ज़ेर अल्तवा कार्रवाई में मुद्दा अलैम की शिरकत और उस केस को निपटाने के तरीका पर एतराज़ात उठाए हैं। जो कमीशन आइन की तख्लीक है और अपनी कार्रवाई को मुनज़्ज़म करने का इख्तियार हासिल है। तवक्को की जाती है और ये सारा देखें ना जी, बड़ी वाज़ेह है। और कमीशन से ना कोई मनफी हुक्म जारी किया गया और ना ही 2002 के रूल्स के तजवीज़ कुनिंदा के हवाले से अपील कुनिंदा भी किसी तरह से तासुब का शिकार रहा है। कमीशन के नुमाइंदे के साथ दी गई यकीन दहानी की रोशनी में हमारे पास भी शक करने की कोई वजह नहीं है। तमाम सियासी जमातों के साथ यकसां सलूक किया जाए। 1 अप्रैल 2022 के फ़ैसले को 30 दिनों की मुद्दत के अंदर ज़ेर अल्तवा शिकायत करने का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन दीगर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ज़ेर अल्तवा कार्रवाई को मुनासिब वक्त के अंदर और मुनसफ़ाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल करे। ये भी मेरा एक पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि ऐसे कोई वाक़या हो तो आप भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इलाके इचरा में ना ट्रांसफार्मर गिरने से का मामला था। नेपरा ने लेस्को पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना आयद कर दिया। एक खातून जाँ बहक हुई तो उसकी बेटी ज़ख्मी हुई थी। अथॉरिटी ने वाक़े की तहकीकात के लिए 2 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। मुतासिरीन के बयानात कलम हुए और जाए वक़ूआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए। लेस्को हुकाम से भी कुछ अपना पूछगिछ की। तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश की गई। नेपरा एक्ट के तहत लेस्को को शोकास नोटिस जारी किया गया। समाअत का मौका भी दिया। अथॉरिटी ने नेपरा एक्ट के तहत लेस्को को शोकास नोटिस दिया और लेस्को ज़ाब्ता अखलाक और इफ्तियाती मयारात को बरकरार रखने में के लिए कानूनी जिम्मेदारी सर अंजाम में नाकाम रहा है। और सोगवारान जो है ना जी, उनके ख़ानदान को 35 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया है। एक फ़र्द को मुलाजमत भी देने की हदायत की है। मुआवजे और मुलाजमत की तफसीलात अथॉरिटी के साथ शेयर करने की हदायत दे दी। मोनू सलाई के ख़िलाफ़ जो झूठ और फ्रॉड पर मबनी जो केस है उसमें गिरफ्तारियां कर ली। नवाज़ भट्टी और मज़हर अब्बास 4 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। मुलजमा से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्जा विर्क ने 4 दिन का रिमांड दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्का बंदियों वाले आइनी केस की दरख्वास्त की समाअत हुई और फाइल्स के हवाले से कुछ बातें हैं कि सही तरह मुरतब नहीं कर सकते। आपने तरमीम शुदा पटिशन मुतरफ़ दरख्वास्त में क्यों लगाई है, जैसे सईद मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने, और इस मामले को संजीदा लें। आधे घंटे में तमाम फाइल्स को दुरुस्त अंदाज में लगाएँ। 25वीं आइनी तरमीम भी मांग ली है और हल्का बंदी के नोटिफिकेशन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, ये फैसल चौधरी साहब ने कहा। आम इंतखाबात 2018 के लिए मरदमशुमारी के अबूरी नताइज पर हल्का बंदी हुई थी और ये वो मामला था जो सारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यासीन मलिक के मामले में लीगल कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया, जो यासीन मलिक और कश्मीरियों की मुश्किलात को उजागर करेगी। हुकूमत से कहते हैं कि यासीन के मलिक के मामले पर महज बयान से काम नहीं चलेगा और ये सारी बातें हैं जी। ज़ालिम माशरा तो बच सकता है, नाइंसाफ़ी करने वाला माशरा नहीं बच सकता। मशाल मलिक ने कहा दहशतगर्द कहना यासीन मलिक को आज़ादी के मुतवालों की तौहीन है। कुलभूषण के लिए इंसानी हकूक़ की बात करने वाले मोदी को यासीन मलिक के हकूक़ भी देने चाहिए। यासीन मलिक को बेटी और एहलिया से मिलने की इजाज़त दी जाए। भारत गुलभूषण की तरह यासीन मलिक भी पाकिस्तान से वकील लेने की इजाज़त दे। आलमी अदालत इंसाफ यासीन मलिक से मामले का नोटिस ले। OIC से प्लेटफॉर्म पर यासीन मलिक का मुकदमा मौसर अंदाज में उजागर किया जाए है। एक और काम रह गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो चेयरमैन पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत है और चीफ जस्टिस अतर मिलाना ने ARY कम्युनिकेशन की जानिब से अदालत के वाज़ेह अहकाम के बावजूद AR के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पैमरा को ARY चैनल के खिलाफ कार्रवाई से रोका हुआ है। इसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में नंबर्स तब्दील कर दिए गए हैं। तहरीरी जवाब जमा करा दिए चेयरमैन पैमरा ने और वो कह रहे हैं कि शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। पैमरा एक आइनी बॉडी है और केबल ऑपरेटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे। इस्तदा मंजूर कर ली है। शोकाज की कार्रवाई जल्द मुकम्मल कर दें। अगर पैमरा या वेन्यू का तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते तो दोबारा हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। इन अहकाम के साथ केस जो है
वो निपटा दिया। अब शीरी मज़ारी वाला मामला भी आपसे डिस्कस करने वाला है कि गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ केस पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिल्ला ने केस की समाअत की और डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए। 30 दिनों में उन्होंने कहा जी कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा कराए। जब कमीशन बनाया गया तो उसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, अदालत का इस्तिग़फ़ार। कमीशन के टी और बहुत वाज़ी हैं, क्यों ना इस दरख्वास्त को निपटा दें। कमीशन को अपना काम कर रहे थे, हम कमीशन को रेगुलेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना जानते थे जो वाक़या हुआ कानूनी था या नहीं। डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ अदालत के हाथ में जो कुछ हुआ गैर कानूनी था। ये अदालत अपने दायरे इख्तियार में किसी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जिन्होंने गैर कानूनी काम किया। इस दरख्वास्त को निपटा देते हैं। अगर रिपोर्ट के बाद कोई एतराज़ था तो दोबारा दरख्वास्त दायर कर लीजिएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से कोई रिपोर्ट आई है? इस अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली से एक सवाल किया था और चेक करता हूँ, उन्होंने कहा सवाल इससे मुताल्लिक़ नहीं था। इस अदालत के आते में मेम्बरान कौमी असम्बली को उठाया गया और साफ़ियों को उठाया गया। जब इनकी हुकूमत थी तब भी ऐसे वाक़या होता था, आज भी ऐसा हो रहा है। रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। 7 जुलाई तक अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। अब नाज़िम जोखियो केस भी आपके साथ मैंने कहा मैं बताता चलूँ। इस तारे दहशतगर्दी में चलाने की दरख्वास्त है। मुनज़्ज़म अदालत को नोटिस जारी कर दिए। फ़ैसले में हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया। फ़ैसले के ख़िलाफ़ केस के गवाह मज़हर जुनेजो एडवोकेट की दरख्वास्त है सेशन जज में मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। मुद्दई मुकदमा मुलज़मा के साथ मिल गया, तशद्दुद करके कत्ल किया। नाज़िम जोखियो को कत्ल से खौफ रास फैला। मुलज़िम अरकान असम्बली और बासर है। नाज़िम जोखियो केस वापस इंसदाद दहशतगर्दी में मुंतकिल किया जाए। केस में दहशतगर्दी की दफ़ात दोबारा शामिल की जाए। जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस को मुलज़िम नामज़द किया जाए। आखिरी बात जो आपसे करनी है वो 2000 केस में अहम पेश रफ्त क्या है? चलान सी क्लास कर दिया। सी क्लास का मतलब है मुकदमा तकरीबन ख़त्म हो गया सारा। तफ्तीश में जो मुग़विया 2000 के बयान की रोशनी में अपनी मर्ज़ी से पंजाब गई थी। उम्र से मुतल्लिक़ MLO रिपोर्ट में बताया गया कि उम्र 16 से 17 साल है। कम उम्र में अगवा का जुर्म साबित नहीं हुआ। शादी लाहौर में हुई है, निकाह सिंध कराची में नहीं हुआ, लिहाजा मुलज़िम पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक़ नहीं होती। इंटेलिजेंटली खेला। सिंध हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा चुकी है, लिहाजा केस में सेक्शन 216 का भी इतलाक़ नहीं होता। केस में गिरफ्तार गुलाम मुस्तफ़ा अक्सर बेगुनाह पाए गए। दोनों मुस्लिमों को कस्टडी में रखना नाइंसाफ़ी होगी, लिहाजा इनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। क्लास सी कर दी उन्होंने। और याद है 5 जून को 2000 को पंजाब के इलाके चिश्तियाँ से बाजियाब कराया गया था। 6 जून को 2000 को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। आखिरी चले एक बात और रह गई है, ये बड़ा ज़रूरी है। उम्र कैद का मुलज़िम जो रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने का केस है, 2 साल तख़ीर के ख़िलाफ़ मुजरिम ने अदालत से रुजू किया। सेक्रेटरी दाखिला IG जेल खराजात सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मोहम्मद खालिद पर 2002 में थाना गुलिस्तान जौहर पर क्रैकर हमले का इल्ज़ाम था और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ हुई और डॉक्टरों ने फौरी न्यूरो ऑब्जर्वेशन और इलाज का मशवरा दिया। मुजरिम को सक्कर से कराची पहुँचा दिया गया। 2 साल हो गए, इलाज शुरू नहीं करा गया। ये मामला अदालत के सामने आ चुका है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में बड़ी कुछ इश्यूज़ के ऊपर तफसीली मेरी गुफ्तगू हुई है, ज़रा वो सुनिएगा पहले। गालिबन ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ किसी जगह भी, ना नेशनल असम्बली में ना सूबाई असम्बली में। पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं और वजह देखिए उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब एक गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर आप वज़ीर आला बैठे हों, आपकी मेजॉरिटी ना हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो आपको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जो कि आपकी तो अक्सरियत नहीं है। ये 2 वजहों से ये काम किया। एक तो ये बजट पास नहीं करवा सकते, सादा अक्सरियत नहीं है। फर्ज करें 371 में से 186 है तो कहा जाएगा कि 25 सीटों पे तो भी इलेक्शन ही नहीं हुआ, चले वो भी माइनस कर दें तो तब भी 175 थोड़ा सर जी बहुत से इशू आपने खड़े कर दिए। बजट पास करने के लिए सादा अक्सरियत जरूरी होती? जी बिल्कुल जरूरी है जी। अभी तो देखें ना, अभी तो बड़ा मसला बनेगा इनके लिए, इतना आसान काम नहीं है। और अगर ये सादा चीज से बजट ना पास करें तो असेंबली का ठहर जाएगी। ये तो सारा इसलिए, ये तो सारा किया इसलिए जा रहा है। बदनीति ये 2 समझ लीजिएगा। ये जो है ना, ये वाला बैठ के असेंबली में, ये कोई ऐसी बात थी कि चीफ सेक्रेटरी वाला मसला या IG वाले मसले में आप टांग अड़ा के बैठ जाएं, आप असेंबली के अंदर, ओ भाई असेंबली के अंदर आए, बात करें बैठकर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं, बिकॉज हम तो यही समझ रहे थे कि चूंकि परवेज इलाही और असेंबली ये कह रही है कि IGP और चीफ सेक्रेटरी असेंबली में आए और वो आ नहीं रहे, तो इसलिए ये दूसरा सेशन शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, असल मसला ये है कि नंबर पूरे नहीं होंगे, इसलिए असेंबली के 2 टुकड़े कर दिए हैं।
बिल्कुल यही वजह है ना डॉक्टर साहब। आप जरा देखिए क्या कमाल क्या किया है अपना ना, गवर्नर ने असेंबली का इजलास बुलाने का इख्तियार है, आर्टिकल 53 और 134 है प्रोविंशियल असेंबली रूल्स, बुला लिया। अब बुला के जो है ना उन्होंने इजलास से प्रॉग भी कर दिया। मैं किस लिए किया, यानी असेंबली जब सेशन में हो तो आप ऑर्डिनेंस दे नहीं सकते हैं। आर्टिकल 129 बड़ा क्लियर है, 128 बड़ा क्लियर है इस इशू के ऊपर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉग करके ऑर्डिनेंस जारी किया और साथ ही पकड़ के फिर इजलास बुला लिया। तो ये तो बदनीति का एलिमेंट बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और किया क्या जरा समझिएगा, उन्होंने जो प्रिविलेज एक्ट है ना, जो प्रिविलेज एक्ट है जिसके जरिए इस्तेहकाक मजरू होता है और असेंबली को पास इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट का, इनको पहले भी एक प्रिविलेज मोशन के ऊपर बुलाया गया था, बल्कि एक्शन के लिए, कार्रवाई के लिए किया था, जो पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस आ गई थी, तशद्दुद किया गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी थी। तो उस वक्त अपना थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि चौधरी परवेज लाई वगैरह ने रिलैक्सिंग मूड में थे, उन्होंने वो सारा काम जो है ना मेंबरान की मर्जी से वापस ले लिया। अब क्या होना था, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद या बाकी सब लोगों ने प्रिविलेज मोशन देने थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरी साजिश ये थी कि उस ऑर्डिनेंस के जरिए प्रिविलेज एक्ट को भी रिपील कर दिया गया। तो ये तो मजाक हो गया। लेकिन अजहर सदीक साहब, जब असेंबली का एक नंबर है, गालिबन 370 या 71 का नंबर है, और उसके आधे 186 होंगे, अगर 186 ऐवान इकबाल में कर लें या किसी होटल के अंदर कर लें, जब 186 नंबर पूरे नहीं होंगे तो फिर बजट कानूनी तौर पे तो पास नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसमें दो प्रपोजिशन है डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि 371 में से सादा अक्सरियत 186 की बनती है। वो कहेंगे जनाब 25 बंदे तो यहाँ पर है नहीं, 25 तो अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो असेंबली की जो अवेलेबल है ना जी वो माइनस करके कर लें। तो इसीलिए मैंने उसका कहा उसमें भी 176 के करीब चाहिए, तो वो भी इनके पास नहीं है। तो ये तो और दूसरी बात है कि असेंबली जब इस सेशन में मौजूद है, स्पीकर यहाँ मौजूद है, आप उसका इजलास ऐवान इकबाल में, गवर्नर के पास इख्तियार कहां से आ गया। और जी दूसरी बात याद रखिएगा कि ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है, असेंबली जो है ये आइन साज है, एक एग्जेक्टिव को वहां बिठा के आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और गवर्नर वैसे भी नुमाइंदा सदर का है, सदर के कॉन्टेक्स्ट में, वफाकी हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में वफाकी हुकूमत इस तरह के इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर रही है इस सारे मामले के अंदर, ये बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग नुकता कि गवर्नर तो रिस्पॉन्ड करता है टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नर ने फिर ये किस तरह से कर लिया। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग नुकता है। ये दैट इज वेरी देखें यहाँ पंजाब के अंदर जो मजाक हो रहा है आइन और कानून के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डॉक्टर साहब इन्होंने जनरेट कर दिया, ये पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। और ये बड़े यानी ये ऐसे हरूफ में लिखा जाएगा कि पूरी कौम एहतसाब करेगी, मुहासबा करेगी। और ये किसी ने भी हाईकोर्ट में ये चैलेंज कर दिया। मैं वैसे आज खत लिख रहा हूँ अपना सदर को कि आपने ये गवर्नर को, और मैं उसकी कॉपी सदर पाकिस्तान को भिजवा रहा हूँ कि इनके अगेंस्ट एक्शन भी लेके ये जितना काम किया सारा वापस लें और रीजन बताएं कि किसके कहने पे आपने सारा कुछ ये किया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। एक सवाल और, फिर मेरे साथ रहिए, लेकिन एक सवाल और कि अब इस स्टेज पे एक मैंने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो परवेज इलाही ने और महमूद रशीद साहब ने की, उन्होंने कहा हम कोर्ट में, किस कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। असूली तौर पर जो कि पंजाब से रिलेटेड मामला है, ये मामला जाएगा लाहौर हाई कोर्ट के पास। और डॉक्टर साहब 17 मई को इस डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए मैं रेफरेंस ऑलरेडी 2 एमपीए की तरफ से दे चुका हूं। वो जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस इसने डिप्टी स्पीकर ने दूसरा काम कर दिया है, उन्होंने पार्टी डायरेक्शन को वायलेट किया। और ये बजट का इजलास है, बजट का इजलास पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने फिर दोबारा वायलेट किया। तो डिप्टी स्पीकर तो मैं नहीं समझता ये बच सकेगा, आर्टिकल 63 की आड़ में भी आ जाएगा। और दूसरा गवर्नर के आज तक इख्तियार के हवाले से ये दोनों के दोनों मामले जो है ना ये हाई कोर्ट में आ सकते हैं। और कुछ अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर साहब यही तो एक तकलीफ की बात है कि दीज आर बेसिकली नेशनल इश्यूज, और इन नेशनल इश्यूज को जिस तरह अपोजिशन या बाकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हम कैसे इन चीजों से पीछे रह सकते हैं डॉक्टर साहब। अब यानी मिसाल के तौर पर उन्हीं मुनहरफ अरकान की अमेरिकन के साथ मुलाकात, हारून रशीद साहब का कॉलम, अंसार अब्बासी साहब का कॉलम इन क्लियर वर्ड। फिर सबसे बड़ी बात है मेमो गेट स्कैंडल के मरकजी किरदार हुसैन हक्कानी, जिसके बारे में नवाज शरीफ खुद लेके गए थे, वहां पर काला कोट पहन के गए थे, सारी चीजें आ गई। और 3 मार्च को नवाज शरीफ किस हैसियत में हुसैन हक्कानी से मिल रहे थे, और 7 तारीख को साइफर आ गए। मैं इनमें नहीं जाऊंगा, मैं तारीखी बात बताऊंगा कि मैंने 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर की थी।
मैंने कहा था कि ये जो मामला है ना, इसको अभी लिंगर ऑन कर दिया जाए और एक कमीशन तश्कील दे दिया जाए। उस पर आप लोगों को याद होगा एतराज लगा था कि आर्टिकल 69 के तहत जो इंटरनल प्रोसीडिंग है उसको हम नहीं देख सकते। अब वो उसके अगेंस्ट मैंने अपील दायर की हुई है, उस वक्त की दायर की हुई है, और अभी तक वो अपील फिक्स हो जाए और ये कोई हर्ज नहीं है। यानी इसको मेरी समझ से बाहर है, हम क्यों डिले कर रहे हैं? इस मामले एक जुडिशियल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात होनी चाहिए और ये उससे चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और हमने इस वक्त कंट्रोवर्सीज में ऐसी हर चीजों को डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि DGI-SPR को इस सारे मामले में आकर को वजाहतें देनी चाहिए। There is no need according to my mind being a student of law। कोई जरूरत नहीं है। जहां तक दूसरी बात अगर काजमी साहब वाला बात है, देखिए हमें अदालतों, इन्हीं अदालतों के पास इंसाफ के लिए जाना है। मैंने आज ही लाहौर हाई कोर्ट से जो 25 मई का सानिया हुआ है उस पे मैंने बाकायदा नोटिस करवाए हैं, जिसमें मैंने जुडिशियल कमीशन की दरखास्त दी थी वजीर आजम पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और वहां पर मैंने बाकायदा यही सवाल उठाए हैं कि भाई ये कौन करेगा। और वहां भी हमने देख लिया कि उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती तो यहाँ इतना खून खराबा होना था, आप सोच नहीं सकते हैं। वो एक अलग बात है कि डिले जरूर हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब के हवाले से मामला डिले हुआ है, ठीक है। उसमें भी जो जज साहब जिन्होंने केस ये इतनी दफा जो सोल्यूशन है, मैं तो पहले बताया कि अच्छा, अतर काज़मी साहब की तरफ, अतर काज़मी साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की गलतियां मानने से कि ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझसे गलती हुई है, ये मतलब उनको ये उनको एक बेहतर लाइट में प्रेजेंट करती है ये चीज, ये उनको ये खराब लाइट में प्रेजेंट करती है? देखिए, गलती कोई भी शख्स अपनी तस्लीम करे तो उसका बड़ापन होता है, चाहे वो मियाँ साहब करें या जरदारी साहब करें या इमरान खान साहब करें, तो यकीनन उनको अपनी गलतियों से तो सीखना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब जिनका जिक्र करते थे, हो सकता है कि खान साहब को भी आप समझ आ रही हो कि मेरे साथ क्या हुआ है, नवाज शरीफ साहब इस मामले में सही कहते थे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो कितनी पेचीदा है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जान के मसले को अलजबरा बना दिया जाता है। ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था कि खत तो है ही नहीं, अमेरिका का तो कोई खत है ही नहीं। ये बयानिया ये था ना, पहले हर कोई ये कहता रहा ऐसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जहाँ पे उसके ऊपर ब्रीफिंग वगैरह दी गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आप खत के अंदर तो वो चीज़ ही नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि उस हवाले से तहकीकात भी हो गई हैं और फैक्ट फाइंडिंग भी हो गई है। भाई आप खत भी पब्लिक नहीं कर रहे तो कम से कम आप तहकीकात पब्लिक कर दें। तहकीकात पब्लिक होंगी तो आवाम को पता चलेगा जी कितने अफसरान ने तहकीकात की, किस किस बंदे का इंटरव्यू किया, कितने घंटे उसके ऊपर सर्व किए, ताकि कुछ तो लोगों को पता चले ना। इमरान खान साहब का एक बयानिया हो सकता है गलत हो, दूसरी तरफ हुकूमत का जो बयानिया हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन अवाम का एक बड़ा तबका उसको मान रहा है और इसके बीच में हमारी सियासत फंसी हुई है और हमने चीज़ों को पेचीदा बना दिया है। आप इसका आसान हल है कि चीज़ों को अवाम के सामने रखें, ओपननेस करें, रोज इंटरव्यू दे के या रोज खान साहब के बयानात दे के या शहबाज शरीफ से आप। लेकिन ये सोल्यूशन क्या होगा? ये सोल्यूशन तो नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन तो ये है अजहर सदीक साहब, मेरा बुनियादी सवाल है कि जिस डेडलॉक में हम फंस गए हैं, जिसमें 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, कुछ छोटी सियासी जमातें हैं, ये डेडलॉक है, हम सबको नजर आ रहा है कि ये डेडलॉक है और ये निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता। उस निज़ाम को चलाने के लिए मजीद से मजीद गलतियां की जा रही हैं और इसका जो अरिथमेटिक है, इसका जो कैलकुलस है, इसका जो ढांचा है वो मजीद से मजीद खराब होता चला जा रहा है। अजहर सदीक साहब, इसको अब ठीक कैसे किया जाए? डॉक्टर साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, अब्दुस्तार नियाजी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, ऐसे हमारे पास लीडर नहीं है। कह तो रिजाल पड़ चुका है। ये वो लोग और लीड थे, सॉरी लीड से मुराद मेरी लीड किसको, ये वो लोग ब्रेन थे कि जो ऐसे मसाइल का हल निकालते थे। इस वक्त एक मसला का हल है बड़ा आसान सा, डिसॉल्व करें असेंबलियां, खुदारा इस अजाब से अपने आप को निकालें। कोई जिसने मैंडेट लेना है फ्रेश मैंडेट ले, कौम के सामने आ जाए। और दूसरी बात है कि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन तश्कील दे दे। जो सच है वो सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब जो बात अगर मिसलीड कर रहे हैं वो सामने आ जाएगी। यानी हम चीजों को बीच में क्यों रखना चाहते हैं? पूरी आवाम को ऐसी चीजों के पीछे लगाया जा रहा है जिसका नुकसान है। पूरी कौम एक हिजानी कैफियत के अंदर मुब्तला है। और देखें, वक्त के साथ साथ इदारे अपनी साख खो रहे हैं। हमें फिक्र इस बात की है कि इदारों की ऐसी पोजीशन मैंने 20 सालों में नहीं देखी है कि जहां पर हम ऐसी जगह पर आ गए हैं
कि हम खुदा ना खासा कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना चले जाएं। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए तो फिर यहाँ में कैओस, अनार्की, ब्लड शेड, मैं वो कुछ देख रहा हूँ। मुझे फिक्र इस बात की है कि इस मसले का बहुत आसान हल है, आसान हल है। जाएं असेंबली, पंजाब में देखें बदमाशी हो रही है, वही आपका मेजोरिटी नहीं है, क्यों, क्या साबित करना चाहते हैं आप? जबरदस्ती हुकूमतें रखना चाहते हैं? रिजॉल्व करें इन असेंबलियों को, कराएं इलेक्शन। ठीक है, बादामी साहब की तरफ जी आपने वो गुफ्तगू सुन ली है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।